हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम भुगतान शेष चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने चालू खाता और पूंजी खाता के बारे में बताया गया था। इसी पर जुड़े हुए कुछ और चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को बताता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, आपने पढ़ा चालू खाते में वस्तुओं का, सेवाओं का लेन देन आता है, पूंजी खाते में पूंजी सौदा लेन देन आते हैं। आपसे क्वेश्चन उदाहरण देकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। याद रखिए, लेन देन चालू खाते का हो या पूंजी खाते का हो, उसमें साइड होती है लेनदारी, देनदारी, क्रेडिट और डेबिट। पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट है, पैसा जा रहा है तो वो डेबिट है। आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, कोई एक उदाहरण बनाकर, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वो किस साइड पर आएगा, क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा। आपको नोटिस रखना है, अगर पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट है यानी लेनदारी, और पैसा जा रहा है तो वो डेबिट है यानी देनदारी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि वो सौदा किस खाते का है। अगर वस्तुओं का है, सेवाओं का है, दान उपहार है, तो वो चालू खाते में आते हैं। निवेश है, ऋण है, सोने का स्टॉक है, तो वो पूंजी खाते में आते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाकर पूछा जाता है, जैसे मशीनों की खरीद या बिक्री। मैं एक लेता हूं, अगर हम लें कि मशीनों की खरीद, यानी जैसे भारत ने मशीनों की खरीद करी है, खरीदा है, तो वो भुगतान शेष के किस उपलेखा में आएगा और किस पक्ष यानी कि साइड पर आएगा। उपलेखा का मतलब किस पार्ट में आएगा, यानी कौन सा पार्ट माना जाएगा इसका खाते का, और पक्ष मतलब किस साइड पर आएगा। भारत ने मशीनों को खरीदा है। नोटिस कीजिए, मशीन दृश्य वस्तु है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है मशीन एक कैपिटल है, वो कॉमर्स के हिसाब से है, अकाउंट्स के हिसाब से। यहां पर मशीन एक वस्तु है। मशीन हो, यंत्र हो, औजार हो, अनाज हो, कुछ भी हो, दिख रहा है, दृश्यमान है, वस्तु है, मर्चेंटाइज है। मशीन खरीदी गई है तो पैसा दिया गया है। मशीन है, पहली बात, इसका पार्ट कौन सा है? चालू खाता है। याद रखिए, मशीन, चीजें कुछ भी हो, चालू खाता में आएगी। तो अगर आपसे पूछा गया कि कौन से उपलेखा में है, तो सीधी सी बात है कि वो चालू खाता है, भुगतान शेष का चालू खाता है। ये बात आपको समझनी है। वस्तु है, चालू खाता है, सेवा है, चालू खाता है, एक पक्षीय अंतरण है, चालू खाता है। साइड कौन सी है? खरीदा है, पैसे दिए हैं। पैसे दिए हैं यानी पैसे गए हैं, तो ये तो देनदारी है। देनदारी यानी कि डेबिट हुए हैं पैसे, तो ये डेबिट साइड है। पैसा दिया है तो डेबिट है। मान लो खरीद की जगह पर बिक्री होता, बेचा है। अगर बेचा है, मशीन ही है ना, तो आएगा तो चालू खाता ही। लेकिन अगर बेचा है तो पैसा मिलेगा, चीज बेचोगे पैसा मिलेगा, तो उस कंडीशन में ये लेनदारी हो जाता है, यानी कि क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट साइड ध्यान रखनी है। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट है, पैसा जा रहा है तो डेबिट है, यानी कि यहां पर ये क्रेडिट हुआ है। बिक्री के केस में क्रेडिट हुआ है, खरीद की स्थिति में वो डेबिट हुआ है। ये याद रखिए, पैसा आएगा क्रेडिट, जाएगा डेबिट। वस्तु है, सेवा है, तो वो चालू खाता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। भारत में विदेशी निवेश बीओपी के किस उपलेखा और किस पक्ष में दर्ज होगा? अब भारत में निवेश यानी भारत में विदेशी निवेश पैसा आया है। जैसे अभी हमने बताया पिछले वीडियो में, एफडीआई, उन्होंने यहां लगाया पैसा, हमारे शेयर्स में लगाया, हमारी कंपनी यहां कर कंपनी खोली। भारत में पैसा निवेश हुआ है, आया है, लेकिन पैसा आया है, वस्तु नहीं, सेवा नहीं।
ये पैसा है, तो पैसा है तो उपलेखा कौन सा बनता है? पूंजी खाता। कोई भी पैसे का लेन देन पूंजी खाते का हिस्सा है। और पैसा आया है, बात वही हो गई, पैसा आया है तो साइड कौन सी आ गई? क्रेडिट। यह बात समझे, यानी कि लेनदारी। पैसा आया है, चाहे उन्होंने दिया है, आया तो है ना, पैसा आया है। चाहे उधार लिया होता, मान लो भारत ने विश्व बैंक से उधार लिया, पैसा आया है तो वो क्रेडिट है। पैसा देश में आ रहा है तो वो क्रेडिट है, क्रेडिट साइड है। और पैसा आ रहा है, उधार लेकर आ रहा है या निवेश करके आ रहा है, चालू खाते में आएगा, और पूंजी खाते में, पूंजी खाते में आएगा। पैसे का लेना देना सब पूंजी खाते में आता है। विदेशी मुद्रा का लेना देना पूंजी खाते में आता है। सोने का स्टॉक पूंजी खाते में आता है। पैसा आ रहा है इसलिए क्रेडिट है, पैसा जाता तो डेबिट हो जाता है। जैसे हम दूसरे देश में निवेश करते तो डेबिट हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, भारत द्वारा नेपाल को ऋण देना। अब भारत ने नेपाल को ऋण दिया है, आपको लगेगा ये तो फायदा है, ठीक है फायदा, पैसा दिया है, तो ये भी एक पूंजी खाता लेन देन है। पैसे का लेना देना पूंजी खाते में आता है, याद रखिए, है ये भी पूंजी खाता, लेकिन अब यहां पैसा दिया है, हालांकि हमें फायदा होगा, लेकिन पैसा तो गया है ना, तो पक्ष जो है वो डेबिट आएगा। जहां भी पैसा जा रहा है वो डेबिट है। तो इन 2-3 उदाहरण से आपको बताया गया है, वस्तुओं का कोई भी लेना देना, सेवाओं का लेना देना चालू खाते में आता है। पैसे का लेना देना निवेश के रूप में, ऋण के रूप में कोई भी लेना देना होगा वो पूंजी खाते में आता है। साइड के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर में एक और टॉपिक पर चलते हैं, भुगतान शेष की स्वप्रेरित या स्वायत्त मदे, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, और दूसरी होती हैं भुगतान शेष की समायोजक मदे, इनको बोलते हैं हम इंग्लिश में एकोमोडेटिंग आइटम्स। यानी कि भुगतान शेष में हमने आपको बताया चालू खाते के सौदे हैं, पूंजी खाते के सौदे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए इन सारे सौदों की प्रकृति बाद में लास्ट में 2 नेचर में डिवाइड होती है। एक होती है भुगतान शेष की स्वप्रेरित मदे या सौदे, और दूसरी होती है भुगतान शेष की समायोजक मदे। देखो, जो भी लेन देन है 2 प्रकृति का है, खाता कोई भी हो, चालू खाता हो, पूंजी खाता हो, सौदे का पर्पस क्या है आप ये देखिए। पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर भुगतान शेष के सारे सौदों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है भुगतान शेष की स्वप्रेरित मदे या सौदे, भुगतान शेष के समायोजक मदे या सौदे। यानी कि भुगतान शेष में सारे सौदे 2 हैं, स्वप्रेरित सौदे और समायोजक सौदे। इंग्लिश में मैंने बताया ऑटोनोमस, ये ऑटोनोमस है, ये एकोमोडेटिंग है। देखिए स्वप्रेरित सौदे, देखो भुगतान शेष में निर्यात आयात हो रहा है, पूंजीगत लेन देन हो रहा है। मोस्टली आप सोचोगे जो भी सौदा होता है उसका एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। हमारे आयातक चीजें बाहर से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, कई देशों से मंगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं चाइना से मत मंगाओ, मंगा रहे हैं क्योंकि लाभ का उद्देश्य है। जब सौदे का उद्देश्य लाभ कमाना है, चाहे वो आयात हो या निर्यात हो, अगर लाभ कमाने का उद्देश्य से सौदा हो रहा है, अब वो चाहे चालू खाते में हो, फिर मैं बोल रहा हूं चाहे वो चालू खाते में हो चाहे पूंजी खाते में। अब विदेशों से निवेश हम करवा रहे हैं, हमारे देश में विदेशी निवेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें लाभ हो रहा है। जिस भी सौदे का उद्देश्य लाभ कमाना है वो सब स्वप्रेरित सौदे हैं। सिंपल सी बात, चाहे वो चालू खाते में हो चाहे वो पूंजी खाते हो। यहां बात साफ साफ लिखी है कि सारे सौदे स्वप्रेरित हैं जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित है, और वो चाहे चालू खाते सौदे हो, पूंजी खाते सौदे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सौदे का उद्देश्य लाभ कमाना है, चाहे वो चालू खाते में है। अब हमारे देश में देखिए, आप समझिए, कई सारी वस्तुएं आयात हो रही हैं, निर्यात हो रही हैं, उधार हम ले रहे हैं, दे भी रहे हैं, निवेश हमारे देश में हो रहा है, हम कर भी रहे हैं, जहां भी लाभ है हम कर रहे हैं। तो जो भी लाभ उद्देश्य से प्रेरित है, चाहे वो चालू खाते के हों या पूंजी खाते के हों,
उन्हें हम स्वप्रेरित सौदे कहते हैं। तो फिर समायोजक क्या है? समायोजक यानी समायोजन यानी सेटलमेंट। देखो सौदे स्वप्रेरित होते हैं, अभी आगे एक छोटा सा क्वेश्चन हम और भी बताएंगे आपको। स्वप्रेरित होते हैं तो कई बार सौदे तो सौदे हैं, लाभ के उद्देश्य से घाटा भी होता है, कभी फायदा भी होता है, उसे सेटल भी तो करना है। अब सरकारी बजट में हमने पढ़ा सरकार को घाटा होता है तो उधार लेके पूरा कर लेती है। ऐसे ही समायोजक मदे, जब भुगतान शेष खाते में कभी आधिक्य हो जाए या घाटा हो जाए तो उसे भी तो सही करना है। ये काम है समायोजक सौदों का। यानी समायोजक सौदे लाभ उद्देश्य से नहीं है। साफ साफ मैं बता दूं कि लाभ उद्देश्य से नहीं है, बल्कि भुगतान शेष के घाटे को आधिक्य को सेटलमेंट करने के लिए है। ये देखो बीओपी के घाटे या आधिक्य को नियंत्रित कहिए, कवर कहिए, सही करना कहिए, सेटलमेंट करने से। समायोजक मदे यानी सेटलमेंट आइटम्स जो खाते को सही करती है। यानी घाटा हो गया तो उसे सही करना, फायदा हो गया तो उसे भी सही करना है। ज्यादा फायदा भी नुकसानदायक है, ज्यादा घाटा भी नुकसानदायक है, तो समायोजक मदे उसे नियंत्रित करती हैं, सेटलमेंट करती हैं। ये है समायोजक मदे, ये लाभ उद्देश्य से है। और समायोजक मदे जो सेटल करेंगी, सरकार सेटलमेंट करेगी, तो वो सिर्फ चालू खाते से, पूंजी खाते से करेगी। ये ध्यान रखिए, केवल पूंजी खाते से संबंधित होता है समायोजक मदे। चालू खाते से थोड़ी ना कोई सेटलमेंट होनी है, सेटलमेंट तो पूंजी खाते से होनी है। जैसे उदाहरण समझिए, घाटा हो गया तो उधार लेंगे घाटा पूरा करने के लिए, फायदा हो गया तो उधार दे देंगे, पैसा बाहर चला जाए दे देंगे, तो सेटलमेंट होती है पूंजी खाते से। तो समायोजक मदों का जो लेना देना है सिर्फ पूंजी खाते से है, जबकि स्वप्रेरित चाहे वो चालू खाते से हो चाहे पूंजी खाते से हो, दोनों से हो सकती है, लेकिन समायोजक सिर्फ पूंजी खाते से है। एक बड़ी बात क्लियर हो गई है अब यहीं से कि स्वप्रेरित मदे का कोई लेना देना नहीं है कि भुगतान शेष किस स्थिति में है, अनुकूल है प्रतिकूल है, लाभ का उद्देश्य है जी, सीधी सी बात है। भुगतान शेष में क्या चल रहा है, अनुकूल स्थिति कोई मतलब नहीं, प्रतिकूल स्थिति कोई मतलब नहीं। मैंने लिखा ये बात कि यह सौदे भुगतान शेष की अनुकूल प्रतिकूल स्थिति से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं मतलब आजाद हैं। घाटा चल रहा है देश में, हम तो आयात करेंगे, फायदा चल रहा है, हम तो निर्यात करेंगे। यह है स्वप्रेरित सौदे। भुगतान शेष से उसका कोई लेना देना नहीं है अनुकूल प्रतिकूल से। लेकिन ये जो समायोजक हैं ये तो भुगतान शेष में संतुलन लाने का काम करते हैं, संतुलन की व्यवस्था करते हैं। अनुकूल है तो भी उसे संतुलित करना, प्रतिकूल है तो उसे भी संतुलित करना। समायोजक मदों का काम है भुगतान शेष में संतुलन लाना। लेकिन स्वप्रेरित जो है उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लाभ उद्देश्य से हैं, चाहे भुगतान शेष नेगेटिव है, पॉजिटिव है, घाटे में है, आधिक्य में है, कोई मतलब नहीं है। तो ये स्वतंत्र होती हैं लेकिन ये सेटलमेंट बनाती है। ये बात आप समझिए कि स्वप्रेरित मदे लाभ उद्देश्य से प्रेरित हैं, समायोजक मदे व्यवस्थाएं करती हैं कि देश में संतुलन बने भुगतान शेष में। और एक और बात ये कि स्वप्रेरित मदों को एक और नाम दिया जाता है रेखा से ऊपर की मदे। ये इसका वैकल्पिक नाम है, याद रखिए। दूसरा नाम भी कह सकते हो आप कि स्वप्रेरित मदों का दूसरा नाम है रेखा से ऊपर की मदे, और समायोजक मदों का नाम है रेखा से नीचे की मदे। ये इनका सेकंड नेम है, वैकल्पिक नाम बोला जाता है इनको, कि इन्हें स्वप्रेरित मदों को रेखा से ऊपर की मदे भी कह सकते हो आप, और समायोजक को हम रेखा से नीचे की मदे कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी मदे दो हिस्सों में है, समायोजक और स्वप्रेरित। समायोजक मदे सेटलमेंट करती हैं, घाटा या आधिक्य सेट करती हैं। स्वप्रेरित लाभ के उद्देश्य से प्रेरित हैं, स्वतंत्र हैं और चलती रहती हैं। स्टूडेंट, अब हम लास्ट इसमें दो चीजें और आपको बताते हैं। देखो, आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा व्यापार शेष, भुगतान शेष। अभी अभी हमने भुगतान शेष की स्वप्रेरित मदे और समायोजक मदों को भी समझा। आपने व्यापार शेष में पढ़ा कि दृश्य मदों का आयात निर्यात। मैं आपको जान के यहां पर दो चीजें लेकर आया हूं। एक है व्यापार शेष में घाटा
और दूसरा है बीओपी में घाटा, यानी बीओटी में घाटा है और ये है बीओपी में घाटा। स्टूडेंट्स को तो सिंपल लगता है कि घाटा है भुगतान शेष में हो चाहे व्यापार शेष में हो, आयात ज्यादा निर्यात कम, स्टूडेंट को ऐसा जनरली लगता है, लेकिन मैं आपको यहां अलग अलग बताता हूं। सिंपल सी बात है, व्यापार शेष में घाटा एक सिंपल थ्योरी है। व्यापार शेष में वस्तुएं आती हैं दृश्य मदे। घाटे का मतलब कब घाटा होगा? जब आयात ज्यादा हो निर्यात कम हो। सिंपल लिखा है, जब दृश्य मदों का आयात अधिक हो निर्यात से तो बीओपी में घाटा होता है। बीओटी में घाटे की सिंपल थीम है, व्यापार शेष में घाटा तभी होता है जब आयात ज्यादा है निर्यात से वस्तुओं की, क्योंकि व्यापार शेष में सिर्फ वस्तुएं आती है। तो वस्तुओं का अगर आयात ज्यादा है निर्यात से तो घाटा है। और आधिक्य कब है? जब निर्यात अधिक है आयात से। दृश्य मदों का याद रखिए, सिर्फ दृश्य मदे, क्योंकि व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदे आती है। तो व्यापार शेष में घाटा होता है जब आयात अधिक है निर्यात से, फायदा होता है जब निर्यात अधिक है आयात से। यहां सिर्फ नोटिस कीजिए, सिर्फ दृश्य मदे आती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बीओपी में घाटा कब होता है। अब ये भी आपने पढ़ा, बीओपी में दो तरह की मदें होती हैं। यहां साफ क्लियर कर दें कि दो प्रकार की मदें हैं, एक है स्वप्रेरित, दूसरी है समायोजक। हमने इसी वीडियो में समझा है कि समायोजक मदें तो सेटलमेंट करती हैं, वो तो घाटे को नियंत्रित करती हैं, वो तो फायदे को भी सेटलमेंट करती हैं, तो मतलब घाटा पैदा नहीं करती। यानी कि समायोजक मदों का घाटे या फायदे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो सेटलमेंट करने के लिए। तो भुगतान शेष में घाटा कहां से होता है? भुगतान शेष में घाटा होता है या फायदा होता है स्वप्रेरित मदों पर। यहां लिखिए इस बात को कि बीओपी पर मुख्यतः स्वप्रेरित मदों का प्रभाव होता है। बीओपी असल में स्वप्रेरित मदों से तय होती है, समायोजक उसे सिर्फ कवर करती हैं, सेटल करती हैं, संतुलित करती हैं। लेकिन घाटा और आपने पीछे अभी हमने पढ़ा कि समायोजक मदें संतुलन बनाती हैं, तो घाटा कौन पैदा करेगा? स्वप्रेरित मदें। या फायदा किससे होगा? स्वप्रेरित मदों से। और भुगतान शेष में घाटा तब होता है जब स्वप्रेरित मदों पर देनदारी ज्यादा हो, प्राप्ति कम हो। सिंपल कि स्वप्रेरित सौदे हो रहे हैं, देना ज्यादा है, मिलना कम है, तो घाटा होगा। सिंपल लिखा है, जब स्वप्रेरित मदों पर भुगतान स्वप्रेरित मदों पर प्राप्तियों से अधिक है, यानी प्राप्ति हो रही है कम, भुगतान हो रहा है ज्यादा। अगर भुगतान ज्यादा है प्राप्ति कम है तो घाटा है, और अगर प्राप्ति ज्यादा है और भुगतान कम है तो अधिक है। तो भुगतान शेष में घाटा लाने के लिए स्वप्रेरित मदें उत्तरदायी होती हैं, और जब स्वप्रेरित मदियों पर भुगतान प्राप्तियों से ज्यादा है, यानी आपका डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, यानी पैसा आएगा कम और देना ज्यादा है, तो भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होता है। तो ये है भुगतान शेष का चैप्टर, उससे जुड़े हुए सभी मुख्य टॉपिक हमने यहां डिस्कस किए हैं। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, इसीलिए हमारे इस चैनल को स्टडी स्टैंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए वीडियो को प्राप्त कीजिए।